हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीबी सर यूके में। मित्रों, 1000 मील लंबी यात्रा भी एक कदम से ही शुरू होती है। ये आपके लिए है दोस्तों, क्योंकि 1000 मील मतलब आप लोग कहीं आगे जाने की सोच रहे होंगे, लेकिन दोस्तों पहला कदम बढ़ाना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो लेट्स वी स्टार्ट आज का टॉपिक। गढ़वाल के पंवार वंश हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो आइए, आज का जो पहला शासक होगा अनंतपाल। ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे शुरू करते हैं। अनंतपाल बहुत इंपॉर्टेंट शासक, 29वें नंबर का। इससे संबंधित अभिलेख मिले हैं हमें। कहाँ से मिले हैं? धारशिल। ये धारशिल सवाल पूछ चुका है एग्जाम में कई बार कि धारशिल गांव कहाँ है। ये धारशिल गांव दोस्तों चमोली में है। कहाँ है? चमोली। यहाँ से इनका एक अभिलेख मिला है, और ये अभिलेख मिला है, इससे पता चलता है कि इनकी जो राजधानी रही थी भिलंगना घाटी में रही थी, ऐसा ये अभिलेख हमें बताते हैं दोस्तों। ठीक है, और अनंतपाल पर कुछ और ज़्यादा पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे हम दोस्तों जगतपाल। जगतपाल का पहले आपको टाइम पीरियड याद रखना है मित्रों। 1444 से 1460 तक इनका टाइम पीरियड है। अब देखिएगा इस पर क्या मिलता है। इस पर सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इसका हमें ताम्रपत्र मिला है। क्या मिला है दोस्तों? ताम्रपत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शासक का ताम्रपत्र मिला है, तो जगतपाल का मिला है। जबकि आपको पता है दोस्तों कि ताम्र मुद्रा किसकी मिली है? ताम्र मुद्रा आपका लखनपाल का मिला है। किसका दोस्तों? लखनपाल या लखनदेव का मिला है। ठीक है दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट, इस ताम्रपत्र से हमें क्या जानकारी मिलती है? इस ताम्रपत्र में ये बताया गया है कि जगतपाल ने भूमि दान किया था। क्या किया था दोस्तों? भूमि दान किया था, ऐसा इस ताम्रपत्र में उल्लेख है। और कहाँ किया था? देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर। और यहीं से ये ताम्रपत्र भी मिला है दोस्तों। ठीक है, एग्जामिनर ये सवाल बना चुका है कि ताम्रपत्र कहाँ से मिला है या फिर रघुनाथ मंदिर कहाँ है। तो ये तो सवाल हर हाल में आपको याद रखना है, रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में। ठीक है दोस्तों, टिहरी गढ़वाल में। अच्छा, तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है दोस्तों? यहाँ पर आपको तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जो देवलगढ़ और बारशु और चांदपुर का इलाका है, यहाँ इसका राज्य क्षेत्र का विस्तार रहा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विस्तार पूछा जाएगा तो इन 3 जगहों आपको याद रखना है। ठीक है, जो ये ताम्रपत्र मिला था ना, ये ताम्रपत्र में इसने स्वयं को रजवार कहा है। ये सवाल भी एग्जामिनर बना चुका है कि स्वयं को रजवार किस शासक ने किस ताम्रपत्र में कहा है। तो रजवार नाम से जगतपाल को जाना गया है। ठीक, आखिर इन सभी की जानकारी या इन सभी की पुष्टि कौन करता है? इन सभी की पुष्टि दोस्तों हमें 2 किताब देती है। पहले किताब का नाम आपको याद रखना है, गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक। कौन सी पुस्तक? गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक, जिनके लेखक है बाल कृष्ण भट्ट शास्त्री जी है। ठीक है दोस्तों। दूसरा, गढ़वाल राजा वंशावली, सूरवीर सिंह संग्रह की ये संग्रह है, गढ़वाल राजा वंशावली। इसको भी आपको याद रखना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों आपको क्या याद रखना है कि इस गढ़वाल वंश का जो संस्थापक मैंने बोला कनकपाल। किसे बोला दोस्तों? कनकपाल। लेकिन असल में ये जगतपाल भी संस्थापक रहा था या जगतपाल संस्थापक माना गया है, ऐसा कौन कहता है? डॉक्टर शिव प्रसाद जी। डॉक्टर शिव प्रसाद जो एक महान इतिहासकार हुए उत्तराखंड के, ये साहब कहते हैं कि जगतपाल इस पंवार वंश का संस्थापक रहा था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो हम नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे, जीतपाल पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे दोस्तों? जीतपाल 35वें नंबर का शासक। कुछ नहीं पढ़ना है तो हम सीधे आनंदपाल 36वें नंबर के शासक को हम पढ़ेंगे। आनंदपाल ने कुछ 1-2 मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें सत्यनाथ मंदिर, भैरव, गौरना मंदिर, ये 3-4 मंदिरों का क्या किया? आनंदपाल ने जीर्णोद्धार किया। इसके बाद भी आनंदपाल ने सबसे इम्पोर्टेंट जो चमोली में बद्रीनाथ मंदिर है दोस्तों, कौन सा मंदिर? बद्रीनाथ मंदिर। इस बद्रीनाथ मंदिर का क्या किया? स्थापना किया, मतलब जीर्णोद्धार किया दोस्तों। ठीक है। अब
कोई अब अलग अलग किताबों में, कहीं किताबों में इस बद्रीनाथ मंदिर का जो स्थापना किया था अजयपाल ने किया था। अब कहीं किताबों में आपको क्या मिलेगा, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने क्या किया था, इस मंदिर का स्थापना किया था। ठीक है, तो अब देखिएगा आखिर किया किसने। अब देखिए, अब जब सवाल में अगर आनंदपाल आया, आनंदपाल लगाना है। ठीक है दोस्तों, अगर वहाँ अजयपाल आया, शंकराचार्य आया, तो सबसे राइट आंसर आपको अजयपाल पर भी जाना है। और आप कोई भी दे सकते हो, आपको सब किताबों में आपको तीनों के नाम मिल जाएंगे। लेकिन असल में जो नारद कुंड से मेन जो वो मूर्ति उठाई थी वो शंकराचार्य ने, तो आपको शंकराचार्य राइट आंसर मानिए 9वीं सदी में। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट शासक पढ़ेंगे अजयपाल। क्या दोस्तों, अजयपाल मोस्ट इंपॉर्टेंट अजयपाल। इस अजयपाल पर तो यूके ट्रिपल एस इतना इंटरेस्ट लेता है दोस्तों, हाल फिलहाल के एग्जामों में देखा होगा आपने, वीडियो दिए होंगे, कनिष्क सहायक दिए होंगे, तो एक ही टाइम पीरियड पर एक ही पेपर में 3-3, 4-4 प्रश्न अजयपाल से बने थे। ठीक है, तो ज़्यादा भी नहीं तो 2 सवाल तो सीधे सीधे बने थे दोस्तों। ठीक है, तो अजयपाल टॉप हेडिंग। और पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कितनेवां नंबर का शासक था, 37वें नंबर का शासक। और सेकंड पे आपको क्या याद रखना है, इस शासक का आपको टाइम पीरियड 1490 से 1519 तक अजयपाल का शासनकाल रहा था इस पंवार वंश में। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा जब अजयपाल शासक राजा बनता है तो इनका राज्याभिषेक हुआ था 1490 में। ठीक है दोस्तों, तो ये राजपुर, ये कहाँ का शासक बनता है, चांदपुर का। कहाँ का दोस्तों, चांदपुरगढ़ चमोली का। ठीक है, जानकारी का स्रोत हमें जहाँ से मिलती है, जिस काव्य से मिलती है, उस काव्य का नाम है मानोदय काव्य। इस अजयपाल के बारे में हमें जानकारी कौन देता है, मानोदय काव्य। और मानोदय काव्य लिखा है आपका भरत कवि ने। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि कई बार सवाल बन चुका है कि मानोदय काव्य किसकी रचना है, तो मानोदय काव्य आपकी भरत कवि और अजयपाल के बारे में जानकारी देती है। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये कैसा शासक था, ये दोस्तों आपका न्यायप्रिय और सत्यवादी था। कैसा शासक था, न्यायवादी और सत्यप्रिय और आपका न्यायप्रिय था। ठीक, पिता का नाम पूछा जा सकता है, तो आनंदपाल इसके पिता का नाम है। ठीक है, अब मैंने बोला था आपको कि अजयपाल जो है ना, ये पंवार वंश का वास्तविक शासक है दोस्तों। क्या, वास्तविक। अब वास्तविक किसे बोलते हैं, जिसने कुछ किया होगा। ठीक है, देखते हैं इसने क्या क्या किया, तो आगे पढ़ते हैं। तो पंवार वंश, जो पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक ये माना जाता है। ठीक है दोस्तों, कभी सवाल आया तो अजयपाल पर जाना है। ठीक, इसे गढ़वाल का अशोक कहा गया है। अब देखेंगे कि आखिर इसको गढ़वाल का अशोक क्यों कहा गया है। क्या दोस्तों, इसे आखिर गढ़वाल का अशोक क्यों कहा गया, या उत्तराखंड का अशोक। आपको पता है कि भारतीय इतिहास में अशोक सम्राट, मतलब महान सम्राट हुए मौर्य वंश का। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का। तो वैसे ही इसे उत्तराखंड का अशोक क्यों कहा गया है, इसके बारे में स्टोरी में कुछ समय के बाद बताऊंगा। तब तक देखिए, इसे ये गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था भाई। किस पंथ का, गोरखनाथ पंथ का अनुयायी। ये कब बना, इसने जब आक्रमण किया उपगढ़ पर, तब बताऊंगा। ठीक है, इसकी तुलना भीम, कुबेर और कृष्ण व इंद्र से की जाती है। देखिए, अजयपाल की तुलना भीम, कुबेर, कृष्ण व इंद्र से की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब जब अजयपाल उत्तराखंड में शासन कर रहा था ना पंवार वंश में, तो भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत चल रहा था। क्या, कौन सा चल रहा था, भारतीय इतिहास में कौन चल रहा था दोस्तों, दिल्ली सल्तनत चल रहा था। ठीक है, तो ये दिल्ली सल्तनत में उस टाइम पीरियड पर लोधी साम्राज्य, मतलब लोधी वंश चल रहा था। कौन सा वंश, लोधी वंश। अब लोधी वंश का कौन सा शासक, या सिकंदर, लोधी वंश के किस शासक के समकालीन रहा था, तो सिकंदर लोधी। तो आपको तो ये पॉइंट तो हर हाल में याद रखना है, सिकंदर लोधी को। ठीक है, सिकंदर लोधी के समकालीन कौन हुए हैं, अजयपाल जी। ठीक है, तो इसके बाद आपको याद रखना है, जैसे ये शासक बनता है उसके बाद आपका जो कुमाऊं वंश, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल पंवार वंश। अब देखिएगा, जो ये कुमाऊं है ना दोस्तों, यहाँ पर कौन राजा, कौन कर रहा था शासन,
चंद वंश का शासक था कीर्तिचंद। कौन चंद दोस्तों? कीर्तिचंद यहाँ का राजा हुआ करता था। ठीक है, इसने क्या कर दिया? अजयपाल पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? इसने अजयपाल पर आक्रमण कर दिया। अब अजयपाल बेचारा यहाँ से भाग गया और ये पहुंच गया आपका लोहावगढ़। कहाँ पहुंच गया दोस्तों? लोहावगढ़। ठीक है दोस्तों, ये वाला सवाल आपको याद रखना है कि जब कीर्तिचंद ने अजयपाल पर आक्रमण किया तो ये अजयपाल भाग करके कौन सा गढ़ गया? आपका लोहावगढ़। ये भाग करके लोहावगढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद अजयपाल को बदला तो लेना था। ये लोहावगढ़ से फिर अपने गढ़ आया चांदपुर। कहाँ आया दोस्तों? चांदपुर। और चांदपुर को जीतने के बाद फिर ये कहाँ आक्रमण करता है? कीर्तिचंद पर, आपका 1492 में। और जब कीर्तिचंद ने किया होता है तब की डेट थी 1490। अब अजयपाल को 2 साल लग गए और कीर्तिचंद पर इसने क्या कर लिया? आक्रमण किया और कीर्तिचंद पर क्या किया? इसने विजय प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद का टॉपिक यहाँ से देखिएगा। इस टाइम पीरियड पर एक गढ़ और है, कोलीगढ़। कौन सा गढ़ दोस्तों? कोलीगढ़। कोलीगढ़ में उन दिनों नेगी का शासन था। तो नेगी का शासक, जिसका शासक झगर सिंह था, इसको आपको एक एडिशनल जानकारी याद रखनी है कि कोलीगढ़ में जब अजयपाल शासक कर रहा था, मतलब चांदपुर, तो कोलीगढ़ का शासक कौन था? झगर सिंह। ठीक है, वहीं नागपुरगढ़ नरवीर सिंह गुसाई का था, जिसके पास पारसमणि थी। ठीक है दोस्तों, नागपुरगढ़ का जो शासक था या राजा था नरवीर सिंह गुसाई था। और यहाँ इस राजा के पास क्या हुआ करता था? आपका इस राजा के पास पारसमणि हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको याद रखना है अजयपाल ने 1512 में, कब दोस्तों? 1512 में अपनी राजधानी स्थानांतरित की चांदपुर से देवलगढ़ लाया। कहाँ लाया दोस्तों? देवलगढ़। ये सवाल वीडियो के एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, और देवलगढ़ कहाँ है? आपका पोड़े गढ़वाल में है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है अजयपाल जब ये राजधानी स्थानांतरित करता है उसके बाद एक बार क्या करता है? एक महोत्सव का आयोजन करता है दोस्तों। और इस महोत्सव में गढ़वाल में जो उन दिनों 52 गढ़ थे ना दोस्तों, ये सभी गढ़ों के राजाओं को ये क्या करता है? आमंत्रण भेजता है। मतलब आप मेरे मतलब एक हवन टाइप का एक पार्टी रखता है। क्या रखता है दोस्तों? पार्टी रखता है, जिसमें सभी राजाओं को आमंत्रित करता है। लेकिन यहाँ पर 52 में से एक, मतलब एक गढ़ का राजा नहीं आता है, उप्पूगढ़। कौन सा गढ़ दोस्तों? उप्पूगढ़ का राजा नहीं आता है इसके पार्टी में। जिसका नाम है दोस्तों, जिस राजा का नाम है, उस राजा का नाम कफ्फू चौहान। अब कफ्फू चौहान इसके पार्टी में नहीं आता है। अब अजयपाल को आ गया गुस्सा और अजयपाल ने क्या किया दोस्तों? इस उप्पूगढ़ के राजा कफ्फू चौहान पर क्या कर दिया? हमला बोल दिया। क्या बोल दिया दोस्तों? हमला बोल दिया। और अजयपाल ने जैसे इस उप्पूगढ़ पर हमला बोला तो असल में देखा जाए तो विजय तो आपका अजयपाल ही रहा, लेकिन कफ्फू चौहान इतना भयंकर लड़ा कि अजयपाल ने इस पर एक वाक्य कहा, वीर तुम जीते हम हारे। ठीक है, वीर तुम जीते हम हारे। अजयपाल ने जीतने के बाद भी इस पर एक ऐसा वाक्य बोला दोस्तों। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद अजयपाल ने युद्ध करना ही छोड़ दिया था दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अजयपाल ने किसके विरुद्ध युद्ध अभियान किया और उसके बाद युद्ध करना छोड़ दिया? तो उप्पूगढ़ का शासक जो कफ्फू चौहान था उसके विरुद्ध। ठीक है, उसके बाद तो अब असल में कफ्फू चौहान ने कहा था अगर मैं जिंदा लौटूं तो मतलब अपने सभी जो उप्पूगढ़ के महिलाएं थी उन्होंने कहा अगर मैं जिंदा न लौटूं तो सभी लोग तुम क्या करना? जौहर करना। तो ये कफ्फू चौहान नहीं लौटा कुछ समय तक। तो यहाँ के सारे महिलाओं ने क्या किया? जौहर किया दोस्तों। ठीक है, अशोक महान ने भी यही किया था। आपको पता होगा जब उसने कलिंग आक्रमण किया था उसका हृदय परिवर्तन हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो जब हृदय परिवर्तन हुआ तब उसने युद्ध करना छोड़ दिया था। तब से इसकी तुलना अशोक महान से की जाती है, क्योंकि कफ्फू चौहान पर इसने आक्रमण करने के बाद इसका हृदय भी परिवर्तन हुआ था। तब जाकर के ये गोरखनाथ पंथ का अनुयायी बनता है। गोरखनाथ पंथ का अनुयायी बनता है दोस्तों। ठीक है, तब जाकर के इसे
गढ़वाल या उत्तराखंड का अशोक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब अजयपाल धीरे धीरे क्या कर रहा था, पूरे गढ़वाल को जीत रहा था। तो उत्तरी गढ़वाल को जीतने के बाद ये दक्षिणी गढ़वाल की ओर बढ़ गया, और उस जो दक्षिणी गढ़वाल था दोस्तों, वहाँ पर अश्वाल जाति का आधिपत्य था, और वो लोग बेसिकली आपका मेहारगढ़ में रहते थे। ठीक है। और मेहारगढ़ के जो अश्वाल जाति के लोग थे, इन्होंने अजयपाल के सामने खुद को क्या कर लिया, आत्मसमर्पण कर लिया। ये सवाल भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस गढ़ ने अजयपाल के सामने आत्मसमर्पण किया। मेहाबगढ़। ठीक है, मेहाबगढ़ के राजा ने। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद थोड़ा सा अजयपाल के शासन प्रणाली की बात की जाए। अजयपाल ने क्या किया था, अन्न प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसे पाथा बोला जाता है। अजयपाल का पाथा, बाद में इसे सरकारी पाथा कहा गया, जिसे धूली पाथा कहा गया दोस्तों। ठीक है। और इसे अजयपाल का धर्म पाथा, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सवाल बन चुका है कि अजयपाल के पाथा को धर्म पाथा, मतलब किस पाथा को धर्म पाथा, अजयपाल के, और ये अन्न प्रणाली से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अब अजयपाल की कैसी प्रशासन प्रणाली थी, सेंट्रलाइज, मतलब इसकी केंद्रीय प्रशासन थी, मतलब केंद्रीय व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था, केंद्रीय व्यवस्था थी दोस्तों, क्योंकि इसने 52 गढ़ों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपने क्या याद रखना है, ये सवाल भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसने अपने सेना, जो इसके दरबार में, मतलब इसके शासनकाल में जो सेना होंगे, इसने सेना को वेतन कम दिया, वेतन कम किया, लेकिन वेतन के बदले इसने क्या दिया, भूमि दिया। वेतन के बदले इसने क्या दिया दोस्तों, भूमि दिया। ठीक है दोस्तों, सैनिकों को। ठीक। अजयपाल ने क्या किया था दोस्तों, सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति की थी, जो रसोइया बनाने का काम करती थी। आ गया ना, मैंने जब आपको चंद्रवंश पढ़ा रहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जब आपको चंद्रवंश पढ़ा था, रुद्रचंद ने कुमाऊं में कौन से ब्राह्मण, चौथानी ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण दोस्तों, चौथानी ब्राह्मण की क्या बनाई थी, मंडली बनाई थी, जो किसका काम करते थे, सिर्फ विवाह का काम, विवाह कराने का काम करते थे दोस्तों। ठीक है। वहीं अजयपाल ने क्या किया था अपने शासनकाल में, आपका सरोला ब्राह्मण क्या किया था, एक मंडली बनाई थी, जो सिर्फ रसोइया का काम करती थी, जो सिर्फ क्या बनाएंगे, खाने बनाने का काम करेंगे। इसने देवलगढ़ में क्या किया था, राजराजेश्वरी शक्तिपीठ की स्थापना की थी, जो आपका ये राजराजेश्वरी कौन थी, ये राजराजेश्वरी आपका पंवार वंश की क्या थी, कुलदेवी थी। ठीक है। सत्यनाथ शिव पीठ भी, जो गोरखनाथ पंथ का सन्यासी था, दोनों का बनाया। इसने सत्यनाथ शिव का भी क्या बनाया, एक पीठ बनाया। साथ में आपका राजराजेश्वरी शक्तिपीठ का निर्माण कहाँ किया, देवलगढ़ में। ठीक है दोस्तों। अब गोरखनाथ पंथ के सांवरी ग्रंथ में इसे आदिनाथ व आदि गुरु कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस अजयपाल को गोरखनाथ पंथ के सांवरी ग्रंथ में आदिनाथ व आदि गुरु कहा गया। ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है, सांवरी ग्रंथ की रचना किसने की थी, शूरवीर ने, जो पंवार वंश के बारे में जानकारी देता है दोस्तों। मैंने ये आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना